बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है पाकिस्तानी कौम के लिए। यार उस तकरीर दे विच ना बड़ियां बड़ियां छड्डियां उन्होंने। मुझे तो ख़तरा है कि पाकिस्तान में तो हैं ही, कहीं ये बाहर भी छड्डू वज़ीर आज़म के नाम से मशहूर ना हो जाए। उसमें जो रिलीफ दिया है वो किसको मिलेगा? मुझे फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस पर बात करेंगे। और जो ये अपने मखसूस अंदाज में, भोलपन में या मासूमाना अंदाज में जिस तरह ये झूठ बोलते हैं, उस तरह उन्होंने कुछ जो फरमाई है, झूठ कह लें जो भी आप उसको उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। और फिर क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामला ठंडे पड़ गए हैं, कुछ ठीक हो गए हैं मामलात, एक पेज पर आ गए हैं, नहीं आए तो फिर ये काम कब तेज़ होगा जिसका इंतज़ार कौम कर रही है। पहली बात तो वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाई है कि जनाब वो डाटा इकट्ठा करते रहे 3 साल। डाटा क्या इकट्ठा किया है? वो जो एहसास प्रोग्राम है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम, वही डाटा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कहते 3 साल डाटा इकट्ठा करते रहे, इसलिए मुझे देर हो गई ये पैकेज जो है ये अनाउंस करने, वो प्लानिंग करने में, ये और वो डाटे वालों पे वो डाल दिया जनाब। और उनकी तारीफ़ की जनाब, बड़ी मेहनत से इन्होंने डाटा इकट्ठा किया। ये वज़ीर आज़म की तकरीर थी। वैसे सोचने वाली बात है, ये तो एक वज़ीर ख़जाना जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐलानात फरमा देते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तकरीर की और 3 दिन से इसका डंडोरा पीटा जा रहा था कि जनाब ऐसा पैकेज ला रहे हैं जिससे 53% जो कौम है, अवाम है इस मुल्क के, उनको उससे वो कहते हैं जी फ़ायदा होगा। ये कहते हैं जनाब 2 करोड़ ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। और वो 2 करोड़ ख़ानदान यानी 13 करोड़ अवाम, ये फरमा रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान। और वो कोई जनाब सब्सिडी मिलेगी, 120 अरब रुपये मुख्तस किए। 120 अरब की सब्सिडी ज़रा उठा के देखें, माजी में इतनी सब्सिडी तो भाई वो चीनी और बिजली और पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाती है। ये जनाब 6 माह के लिए 120 अरब की सब्सिडी दे रहे। 30% डिस्काउंट मिलेगा उन लोगों को जो एहसास प्रोग्राम के डाटे वाले हैं। उनको पहले ही इन्होंने बेकारी बना दिया हुआ है। फिर उन्होंने फरमाया जनाब के हमने पता नहीं 1400 अरब रुपए की फंडिंग कर रखी है कामयाब पाकिस्तान के लिए। और फिर वही पुराने मंसूबे के हाउसिंग के लिए, अपना घर के लिए ये, तुम्हारे घर के लिए ये, मेरे घर के लिए ये, इस तरह के ऐलानात और रीजन के साथ कंपैरिजन किया है। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश में जो आटा है वो 83 रुपये किलो है। होगा, ठीक है, 83 रुपये, ओके, मान ली बात। और पाकिस्तान में आटा है वो कहते हैं 60 रुपये किलो। भाई जो 60 रुपये वाला किलो वाला आटा है ना, वो अवलन तो दस्तयाब ही नहीं है कहीं भी। 10 किलो वाले आटे के थैले की कीमत जो है वो 800 रुपये है, यानी 80 रुपये। 800 से ऊपर भी है और कम से कम 720 रुपये, 72 रुपये। 72 रुपये किलो से कम आटा दस्तयाब ही नहीं है। अगर 60 वाला आटा दस्तयाब जो है ना, मैं चैलेंज करता हूँ वज़ीर आज़म को, 60 रुपये वाला आटा मैं लाता हूँ जिसमें टुकड़े मिले होते हैं, पीसे गए होते हैं दोबारा, नाकस आटा होता है वो, और पता नहीं क्या क्या निकाला गया होता है, फोक होता है वो एक तरह से। वो मेरे साथ वज़ीर आज़म साहब 10 दिन वो आटा खा के दिखा दें मुझे। अगर वज़ीर आज़म साहब बिस्तर पे ना लेट जाएँ तो मुझे कहना वो कौन सा 60 रुपये वाला आटा है जो जनाब अवाम जो हैं वो खाएँ 60 रुपये वाला आटा, और आप जो हैं वो पता नहीं खालस चक्की और कहाँ कहाँ से आटे मंगवा के स्पेशल, पता नहीं गंदम भी एक स्पेशल बगैर जनाब उसके खाद के और उसके वो वाली आपको मिले। चक्की में जो आटा मिलता है वो भी 85 रुपये से 90 रुपये तक उसकी कीमत है। 1500 रुपये दिहाड़ी मांगता है मज़दूर, दिहाड़ी उसको मिलती नहीं, 700-800 पे बेचारा काम करके चला जाता है। और 4 और 5 फ़र्द है उस घर में, तो वो घर पहले बाद में पहुंचता है, ख़र्चा इतना पहले हो चुका होता है।
ये क्या आप रिलीफ देते, 33% रिलीफ और ये और रिलीफ वो रिलीफ। और जनाब पाकिस्तान में महंगाई इतनी और इंडिया में महंगाई इतनी। इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है, फी का आमदनी, वो पाकिस्तान से अंदाज़ा करें ना दुगनी से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में पर कैपिटा आमदनी जो है पाकिस्तान और रीजन के दीगर ममालिक के साथ जो आप मुवाजना कर रहे हैं जनाब, जमा तफरीक़ें कर रहे हैं जनाब, इसका वहाँ पेट्रोल इतने का है, पाकिस्तान में इतने का है। इनकम भी तो देखें ना। जो भारत है उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $6,390 है और बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा है $5,310 सालाना और पाकिस्तान की 4,770। ये जो जमा तफरीक़ें बताते हैं ना, अब अगर ये बताएंगे तो ये बताएंगे कि जनाब वहाँ जो है ना फ़ी का आमदनी इंडिया में 4,72,860 रुपये उनके रुपए सालाना, और पाकिस्तानी जो हैं वो जनाब 8,15,670 रुपये। वो भाई मेरे वो डॉलर उनके पैसों का हिसाब अगर लगा के बताएंगे आप, ऐसे ही होगा। वो 10 लाख से ज़्यादा है उनकी आमदनी, 10,92,690 फ़ी का आमदनी है सालाना उनकी। और बांग्लादेश की 9 लाख से ज़्यादा है पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखें। अगर आप टकों में हिसाब लगाएंगे जो उनका करेंसी है तो फिर 4,55,438 टका फ़ी का आमदनी है वहाँ पे। तो आप एमी जमा तफरीक़ें इधर उधर से ये देखें, वो हमसे उनकी आमदनी कुव्वत ख़रीद हमसे ज़्यादा है। मैंने कहा यहाँ वो दिहाड़ी मांगते जितनी है उससे आधी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं लोग। आप कभी निकल को तो देखें। और आप, मैंने जो आटे वाली बात की है, मैं फिर कहता हूँ वो वाला आटा आप खा के दिखा दें। आप तो अगर वहाँ जो आपके लंगर खाने हैं वहाँ जाते हैं तो आपके लिए स्पेशल खाना अलग से बनता है, आपको पता ही नहीं है उसका, अलग से रोटी आती है। आप कह रहे होते हैं जनाब मैं उनके साथ बैठ के खा रहा हूँ। और फिर जो दालें शालें आपने जिनमें रिलीफ दे रहे हैं आप कि दालों में रिलीफ होगा, आटे में रिलीफ होगा, ये 30% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। मसूर की दाल इंडिया में 45 रुपये पर केजी और पाकिस्तान में 180 रुपये। अगर इसको इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में लगा लें तो 90 रुपये बनती है और हमारी उससे डबल है 180 रुपये। और माश की दाल वहाँ 90 रुपये है, हमारे 245 रुपये किलो है। और मूंग की दाल इंडियन रुपयों में 65 रुपये पर केजी और पाकिस्तान में 162 रुपये पर केजी। और चने की दाल इंडिया में 40 रुपये पर केजी, अगर पाकिस्तानी रुपयों में लगा 80 रुपये पर केजी और पाकिस्तान में 150 रुपये। और चीनी वहाँ इंडिया में किसी भी रियासत में 50 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं है और पाकिस्तान में 125 रुपये और आज पता चला है कि केपी में 145 रुपये पर केजी हो गई है। तो ये आप क्या जमा कर रहे हैं। और आप फिर आप बता रहे हैं कि पेट्रोल जो है इसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। उस वक्त तो आप भाई जब आप अपोजिशन में थे, जलसे जुलूस धरने दे रहे थे, उस वक्त तो आप जमा तफरीक़ें करके पता नहीं 40 रुपये या 45 रुपये से ज़्यादा कहे नहीं, टैक्स इतने हैं, इतने % टैक्स है, फलाएँगे वो। भारत जिसकी आप मिसाल देते हैं, भारत में कल 4 नवंबर से पेट्रोल की कीमत आप कह रहे हैं आलमी मंडी में बढ़ रही है, वो पेट्रोल की कीमत 5 रुपये और डीजल की कीमत 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर रहे हैं 4 नवंबर से। और आप कहते हैं हमने कीमतें बढ़ानी है। आप भी टैक्स कम करके देख लें, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। वो कहते हैं जनाब, किसी से ही पूछ रहे हैं, दुकानदार से जब भी जाएंगे आप या सब्ज़ी फरोश से, जब फल फरोशों को तो जानने ही कभी कभी है उनसे, तो वो कहेंगे जनाब पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। तो ये क्या आप किन चक्रों में कौम को डाल रहे हैं। इसका जो फ़ायदा होगा ना मुझे होगा इस सब्सिडी का, ना लोअर मिडिल क्लास उसको होगा। ये फ़ायदा होगा उन लोगों को जो पहले ही सरकार के वो चल रहे हैं, वीक पे चल रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा।
ये जो इन्होंने कार चार्ट बनाने हैं वो किन को मिलेंगे, कहाँ मिले हैं, कहाँ हैं, वो कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर वही बात, एक बात इन्होंने की है। ये किसी ने वैसे इनको समझाया है कि जनाब आप इतने बड़े पैकेज का ऐलान कर रहे हैं तो कोई और इधर उधर की ना मारना, वरना असल इशू जो है वो दब जाएगा। वो जो आप कौम की खिदमत के लिए 3 सालों में आपने डाटा इकट्ठा करके प्लान किया है वो जनाब दब जाएगा। उन्होंने सिर्फ उसी तक रहे हैं और वो कहते हैं जनाब मैं 5 लाख रुपए तक का कर्जा दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस मेरा ख़राब है। ये तो पहले दिन की बातें हैं। और वो मोटरसाइकिल रिकॉर्ड तादाद में, ट्रैक्टर रिकॉर्ड तादाद में फ़रोख्त हुए हैं। ज़िम्मेदारों का पता नहीं कितने % बढ़ गया और किन का कितने % बढ़ गया। और कोरोना का हमने, वो मोटरसाइकिल इसलिए बढ़ रहे हैं यार, गाड़ियाँ खरीदने वाले जो है वो मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा कोई। जो अगर ये हालात ना होते जो इस वक्त 170 रुपये 72 पैसे वापस आया, बल्कि 75 पैसे वापस आया डॉलर, अगर वही रेट होते तो वो जो मोटरसाइकिल आज खरीद रहा है वो गाड़ी खरीद रहा होता, छोटी गाड़ी खरीद लेता। और ट्रैक्टर्स की जो फ़रोख्त की बात आप कर रहे हैं और ज़िम्मेदारों के बढ़ने की बात कर रहे हैं, खाद की ये वो, भाई मेरे ये ज़रा पता करें जो आपका नहरी निज़ाम है, अगरचे दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, लेकिन ये भी चेक करें कि फ़ी एकड़ जो सैराब होती है नहरी पानी से ज़मीन वो कितनी है। एक ज़मींदार जो 25 एकड़ का मालिक है किसी भी नहरी इलाके में जाके पता कर ले, उसके 2.5 से 3 एकड़ या 4 एकड़ से ज़्यादा नहरी पानी से सैराब नहीं होता। जो उनकी जब जिसको कहते हैं वाराबंदी, उसकी बारी जब आती है पानी की हफ्ते बाद, तो वो भाई ट्रैक्टर पे उन्होंने लगाए हुए हैं या डीजल इंजन है जिन पे वो चल रहे हैं ट्यूबवेल। पेट्रोल इतना महंगा होगा और डीजल इतना महंगा होगा तो भाई उनकी फ़ी घंटा जो कास्ट है पानी की वो बढ़ जाती है। अगर आपने कीमतें चीनी की, गन्ने की, फसलों की कीमतें बढ़ा दी हैं तो उस तरफ उनका खर्चा भी बढ़ गया है, ये भी आप देखें। और फिर आप क्रेडिट सारा जो कुदरत मेहरबान होती है तो उसका क्रेडिट भी आप अपने खाते में डालते हैं। इंडिया की मिसाल बाग के लिए आते हैं कि जनाब वहाँ कोरोना मोदी ने बंद कर दिया, इंडिया को कर्फ्यू लग गया, इतने लाख लोग मर गए, नाकाम हो गया। दुनिया शुक्रगुजार है भारत की, वो ना सिर्फ वैक्सीन खुद बनाती है, वो 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी है उसकी, और वो तकरीबन सबको लगी हुई है। और आपकी 22 करोड़ आबादी है, अभी तक आधों को भी नहीं लगी। बातें जो मर्जी कर ले, वो वैक्सीन ना सिर्फ खुद बनाते हैं, अपने लिए खुद कफील हैं, बल्कि दीगर ममालिक को भी देते हैं। बाइडेन जो आपका फ़ोन नहीं सुनता, आपको फ़ोन नहीं करता, वो शुक्रिया अदा करता है हर दूसरे दिन चौथे दिन कि कोरोना में भारत की खिदमत का एतराफ़ करता है। और आप कह रहे हैं कि वो जनाब मोदी ने बंद कर दिया, ये कर दिया, वो उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग की, आपने अपने हिसाब से प्लानिंग की। जो आपने प्लानिंग की खुला डुला लॉकडाउन लगा के, तो उस प्लानिंग से उस वक्त जो नाकदीन थे, नाकदीन नहीं जो माहिरीन थे, वो कह रहे थे जनाब इसका फ़ायदा कोई नहीं। हमने देखा है कि जनाब इस मोहल्ले में लॉकडाउन लगे, गली बंद होगी, जनाब एक मरीज़ निकल आया, एक तरफ वो बंद करके बैठ जाते थे, दूसरी तरफ से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अल्लाह का ख़ास करम हुआ है। ये जो आप अपने क्रेडिट खाते में डाल रहे हैं, आपकी प्लानिंग किसने आपकी प्लानिंग के मुताबिक प्लान किया है? पूरी दुनिया में आप कहते हैं तारीफ़ करते हैं लोग, किसने आपकी प्लानिंग के मुताबिक प्लान किया है? कोई एक मुल्क मुझे बता दें कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मॉडल पे हम ये लॉकडाउन कर रहे हैं। अपनी खुद तारीफ़ी, खुद सताइशी अपनी तरफ से। वो आपको याद होगा, आपके कई क्लास फेलोज होते हैं छड्डू, अजीबो गरीब किस्म के उनके, ये वो उस किस्म के छड्डू
मुझे अपने क्लास फेलो कई ऐसे हैं, मुझे याद है किसी को रात को बाबा जो है वो ख्वाब में आ जाता था और फिर वो उनको गेस्ट दे जाता था 7 सवा लाख का, लेकिन वो बेचारा फिर बीमार हो जाता था, पेपर नहीं दे सकता था, फेल हो जाता था, वरना गेस्ट तो उसके पास पहुंच गया हुआ था। इस तरह के चड्डू दोस्त होते हैं ना आपके। कभी कोई फिल्म देख के वापस आया तो रास्ते में एक उसको चुड़ैल मिल गई। ऐसे भी हमारे कुछ दोस्त थे, वो फिल्म देख के आते थे तो रास्ते में उनको कभी कुछ चुड़ैल मिल जाती थी, कभी बाबा मिल जाता था, और वो उनके साथ वो पता नहीं खाना खाना भी खाते थे, कुछ और करते थे, फिर आकर स्टोरी सुनाते थे वो, और ऐसे पक्के मुंह के साथ। तो जब ये खान साहब इस तरह की स्टोरियाँ सुनाते हैं, मुझे तो अपने वो दोस्त याद आते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, वो कई तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोई बड़े होते, छोड़े हैं इसको। बहरहाल इस तरह की वो जनाब बाबे ने मुझे रात बता दिया, वो हमारे क्रिकेटर दोस्त से, कि जनाब ये दम पड़ के अगर बॉल फेंकोगे तो पहली बॉल पे आउट हो जाओगे, लेकिन फिर वो अनफिट हो जाते थे। वो कहते दम तो मुझे पता चल गया था, लेकिन यार मैं अनफिट हूँ, मेरी कमर की दर्द शुरू हो गया। और भाई इस तरह के ना छड़ा करे वज़ीर आज़म साहब। और फिर वज़ीर आज़म साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2 ख़ानदानों से, वो कहते हैं 2 ख़ानदान अपनी जो दौलत है ना बाहर, वो आधी दौलत भी पाकिस्तान में ले आए, तो मैं पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो पता नहीं कितनी आधी कर दूंगा, चीज़ों की कीमतें आधी कर दूंगा। कर्जा बड़ा था, उतारना था भाई, उतारना था कर्जा, वो सारे जो भी आते थे इसी माशी बदहाली के शिकार मुल्क में हुकूमत करके संवारने की कोशिश करते थे। आपने तो उसका मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शोबे में इस्तेहकाम आया हो इस दौर में। वो उनकी पहले दौलत का अंदाज़ा तो लगाएं बाहर है कितनी, नैब के ज़रिए थोड़ी कोशिश कर लिया आपने, जो मिला कुछ भी नहीं। वो खुर्शीद साहब को शाह साहब को 2 साल अंदर रखा, मिला कुछ भी नहीं। और अब ये एक इशू बना हुआ है, वो कहते हैं जनाब हमने पता नहीं 8 अरब कितने अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए। वो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फिगर आगे पीछे हो गया, उसमें कुछ फिगर जो मिल ही रहे। एक साहब अदालत में गए जनाब, इन्होंने मुझसे कहा था कि इतने अरब रुपए ऐसे रिकवर हो गए, तो वो रिकवरी कहाँ है दिखाएँ। ये इस तरह के जाली दादोशुमार, अंदाजे, गैस वर्क, टेवे, उनके ज़रिए भाई जी हुकूमतें नहीं चलती। आप पहले तो आप ये कहते थे जनाब मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, वो भी आपको जाना पड़ गया। अब आप कहते हैं आधी दौलत ले आए तो मुल्क में मैं कीमत, आज फिर आपका क्या कमाल है अगर वही आधी कीमत ले आए, आधी अपनी जायदाद या असासे जो हैं वो पाकिस्तान में ले आए, तो फिर आपका क्या कमाल है। आप मंगवाएं, आपने इतना जो कुछ किया हुआ है, एक सिविल डिक्टेटरशिप नाफज की हुई है आपने, मर्जियाँ करते हैं, नैब को आपने पुलिस बना दिया है, और उसके वो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार आपने बिलवास्ता तौर पर अपने हाथ पे ले लिया है। आपकी एडवाइस पे सदर जब चाहे उसको, आपने तो उसको चूचा बना दिया। और फिर जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई मामला ठीक हो गए, तो भाई जी इतला ये है कि मामला ठीक नहीं है। अब अपोजिशन जो है वो बिल्कुल, जो नून लीग, PDM, पीपल्स पार्टी, वो ऐसा किरदार अदाकारी नहीं रही कि एम्पायर उंगली खड़ी कर सके। अब सारे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो खेल रहा है खान साहब, ये खुद ही रन आउट हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, या फिर ये हिट विकेट हो जाए। बॉलर जो है वो भी थके हुए हैं, फील्डर जो है वो अपनी गप्पो शप्पों में लगे हुए हैं, जो अंपायर है वो बेध्याना खड़ा है, उसको पता है कि क्योंकि बॉल ऐसी होनी नहीं जिसमें आउट होना है, बस रन आउट का इंतज़ार हो रहा है। और जो सिलेक्टर्स हैं वो परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि उनको खिलाड़ी नहीं मिल रहे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्टर्स को खिलाड़ी नहीं मिल रहे मैच डालने के लिए। वो छोटे छोटे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे जो जमाते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं जनाब,
अलफ आ जाए, बे आ जाए, काफ आ जाए, ते आ जाए, इस तरह से आपको जनाब के जो TLP है ये 25 सीटें ले जाएगी। अंदाज़े लगा रहे हैं कि इतनी सीटें ले जा सकती है। इन्होंने तीसरे नंबर पे वोट लिए थे। काफ लीग ने पंजाब में बड़ा काम किया था, इसको अगर दोबारा इकट्ठा किया जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप को अगर शामिल कर लिया जाए और इलेक्टेबल जो हैं वो कर लिया जाए, फिर इकट्ठा कर लिया जाए, और वो जो हैं वो बड़े अथरे हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले भी जो है वो मनमानियाँ करने लग जाते हैं, तो फिर हम क्या करें, तो फिर छोटी टीमें छोटे खिलाड़ियों को इकट्ठा करवा लें, फिर ये स्ट्रेटजीज इस तरह की बन रही हैं। और लेकिन इंतज़ार हो रहा है 20 नवंबर का, क्योंकि 20 नवंबर तक ये स्ट्रेटजीज जो भी बनाई जा रही हैं, सिलेक्टर्स जो भी टीम उतारना चाह रहे हैं, अपोजिशन वालों मैंने अर्ज़ कर दिया, वो तो बस ऐसे ही मस्त पड़े हुए और वो कह रहे हैं जनाब अगले साल यूँ ही सर्दियाँ गुजरनी हैं तो इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जानी है, और फिर जनाब ऐसा हो जाना है और फिर वैसा हो जाना है, फिर ईद आ जानी है, फिर रोज़े आ जाने हैं, फिर मुहर्रम आ जाना। वो कहते हैं हम अपनी फिर टीम शीम तैयार कर लेते हैं अगर आप लोग कुछ करने के काबिल नहीं है। 20 तक जो मौजूदा DGISI हैं 19 नवंबर तक उन्होंने काम करने, 20 को नए DGISI आएंगे। ये जो काम है ये सियासी मामलात में टांग छांग अड़ाने का, ये असल में ISI के ज़रिए ही ये काम किया जाता है। वो स्ट्रेटजी जो भी है वो बना रहे होंगे या बना ली होगी, या जो भी करना है उन्होंने कर, लेकिन खान साहब की फेवर में ये बात नहीं है। नए जो DGISI आएंगे वो ज़ाहिर है वो पुराने DGISI की तरह, फैज़ अमीर साहब की तरह तो वो नहीं होंगे कि जनाब उन्होंने तवीज़ पा देना। तो तवीज़ वैसे भी मैनू नहीं लगता कि हर बंदे तो चल जाते हैं। और फिर 5 नवंबर को जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो भी असद कैसर साहब ने, स्पीकर ने तलब कर लिया है। उसमें बाजवा साहब भी जाएंगे, DGISI साहब भी जाएंगे, और वहाँ देखें वो क्या सवाल करते हैं, क्या जवाब करते हैं। ब्रीफिंग तो वो जनाब अफ़गानिस्तान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल है उसके बारे में भी तो सवाल होने चाहिए ना। अगर ये बहुत ज़्यादा अहम इशू बन गया हुआ है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, बात होगी। ठीक है ना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।